हेलो बच्चों, वेलकम टू पाठशाला केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं बोहर्स एटॉमिक मॉडल के बारे में। बच्चों, इसको पढ़ने के पहले ये टॉपिक हमारे लिए इतना खास क्यों है ये हम जानते हैं। बच्चों, एटॉमिक स्ट्रक्चर से जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो बेसिकली बोहर्स एटॉमिक मॉडल से ही पूछे जाते हैं। दैट्स वाई ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं। बोहर्स एटॉमिक मॉडल पढ़ने के लिए हमको चार बातों पर ध्यान रखनी होगी। पहली बात, हमें स्टेशनरी ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट लगाना होगा। सेकंड पॉइंट बच्चों, हमें E इक्वल टू एच न्यू इसके बारे में जानना होगा। तीसरा पॉइंट, हमें एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन mvr इक्वल टू nh बाई 2 पाई के बारे में जानना होगा। और चौथा पॉइंट बच्चों, हमें यह जानना होगा एनर्जी का एमिशन और रेडिएशन कब होता है। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, अलग अलग बुक्स में अलग अलग चीजें दी हुई हैं। अगर आप ध्यान देंगे तो इन चारों टॉपिक को आपने अगर कवर किया है तो आप बोहर्स एटॉमिक मॉडल के बारे में पूरी जानकारी पा पाएंगे। तो बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं स्टेशनरी ऑर्बिट के बारे में। बच्चों, अकॉर्डिंग टू बोहर्स एटॉमिक मॉडल ऑफ एटम, ये हमारा न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के चारों तरफ ये जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है बच्चों, इन्हें हम बोलते हैं ऑर्बिट। क्या बोलते हैं बच्चों? ऑर्बिट। लेकिन यहां कॉन्सेप्ट है कि ऑर्बिट क्या है बच्चों? स्टेशनरी ऑर्बिट। और उससे पहले मैं बता दूं, बोहर्स एटॉमिक मॉडल जो है बच्चों, हाइड्रोजन एटम के लिए, किसके लिए बच्चों? हाइड्रोजन एटम के लिए है। लेकिन इसको आप लोग ऐसे पढ़िएगा, ये वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। किसके लिए बच्चों? वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। अब आप पूछिएगा कि वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम क्या होता है? बहुत ही सिंपल है बच्चों। देखो, आप हाइड्रोजन में आपको पता है इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 होती है क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है। इसके पहले भी मैंने आपको बताया, जो पढ़ाया हुआ है बच्चों, AXZ। फॉर एग्जाम्पल यहां मैं लिखूं, अगर ये Z जो होता है वो क्या होता है बच्चों? एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक नंबर होता है। A जो है वो क्या होता है बच्चों? मास नंबर होता है। फॉर एग्जाम्पल 11Na23 में मैंने आपको मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ाया हुआ है, आप देख सकते हैं। 11 जो होता है वो है बच्चों एटॉमिक नंबर, और जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही क्या होते हैं बच्चों? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर नंबर ऑफ क्या होता है बच्चों? प्रोटॉन होते हैं। और ये 23 क्या होता है बच्चों? 23। दिस इज मास नंबर। तो बच्चों, वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम क्या होता है? वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम का मतलब है जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन का बाद कौन सा एलिमेंट आता है बच्चों? हीलियम। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन He+ अगर मैंने कह दिया तो इसके अंदर कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। सिमिलरली बच्चों होता है लिथियम। लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन जैसे ही मैंने Li++ बोल दिया, आपका आंसर क्या हो कि ये दोनों ही दोनों। और हाइड्रोजन तो वैसे एक ही इलेक्ट्रॉन रखता है। ये सारे के सारे क्या है बच्चों? वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम डिनोट करते हैं। तो मैं क्या बोल सकता हूं? बोहर्स एटॉमिक मॉडल जो है वो वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है ना बच्चों? तो बच्चों, हम लोगों ने क्या सीखा? बोहर्स मॉडल एटॉमिक मॉडल जो है ये वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए है। फॉर एग्जाम्पल वो हाइड्रोजन हो सकता है, हीलियम नहीं होगा बच्चों। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन He+ अगर मैं बोलूं तो आपको समझ लेना होगा कि इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। सिमिलरली Li++ बोलूं, लिथियम में वैसे 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन Li+2 का मतलब इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए। तो बचा कितना? 1 बचा। तो ये जो है बोहर्स एटॉमिक मॉडल के लिए, बोहर्स एटॉमिक मॉडल जो है इसके लिए एप्लीकेबल है। तो बच्चों, हम लोग सबसे पहले पढ़ रहे हैं स्टेशनरी ऑर्बिट के बारे में। हमारा ये रहा न्यूक्लियस, ये रहा मेरा पहला ऑर्बिट, ये रहा दूसरा ऑर्बिट, ये रहा तीसरा ऑर्बिट। बच्चों, ये N1 है, ऑर्बिट को ये N2 है, ये N3 है। बच्चों, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है।
इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। मैं ये बोलना चाहता हूं आपको, स्टेशनरी ऑर्बिट वो ऑर्बिट है, स्टेशनरी ऑर्बिट वे ऑर्बिट है जिनका एनर्जी फिक्स होता है। क्या बोला मैंने बच्चों, क्या फिक्स होता है? ऐसे ऑर्बिट जिनका क्या फिक्स होता है, एनर्जी क्या होता है बच्चों, फिक्स होता है। मतलब इसका एक पर्टिकुलर एनर्जी है, इस ऑर्बिट का एक एनर्जी फिक्स्ड है, इस ऑर्बिट का एक एनर्जी फिक्स्ड है। ये सारे चीजें हम अभी सीखने वाले हैं, लेकिन आपको पहले बात ये ध्यान रखना होगा, तो इस ऑर्बिट का एनर्जी फिक्स है, इसका मतलब ये है इसमें जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ये जो आप देख रहे हैं, उसका एनर्जी फिक्स है और वो एक डेफिनेट डिस्टेंस पर है। उसका रेडियस फिक्स है उस ऑर्बिट का, उस ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, हर ऑर्बिट का एक एनर्जी फिक्स्ड है। ठीक है, तो इस तरह के ऑर्बिट को क्या बोलते हैं बच्चों, स्टेशनरी ऑर्बिट। क्या बोलते हैं, स्टेशनरी ऑर्बिट। तो मैं आपसे अगर क्वेश्चन पूछूं कि बताओ इसमें जो इलेक्ट्रॉन है इसका क्या एनर्जी चेंज होगा जब ये रिवॉल्व करेगा? आंसर होगा नहीं होगा। क्योंकि क्या है, हर ऑर्बिट का एनर्जी क्या है, फिक्स है। तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसका एनर्जी फिक्स है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसका एनर्जी फिक्स है। तो इस तरह के ऑर्बिट में, ऑर्बिट को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, स्टेशनरी ऑर्बिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टेशनरी ऑर्बिट बोलते हैं। अच्छा बच्चों, आप लोगों से अगर मैं पूछूं कि बताओ आपको पता है, क्या आपको पता है आप कितने इलेक्ट्रॉन सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं? तो आपका आंसर होगा एग्जैक्टली पता है सर, क्योंकि आपने पहले ही बोला है कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम। कितना होना चाहिए बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। पहला इलेक्ट्रॉन यहां रहेगा, नो डाउट पहले ऑर्बिट में रहेगा। तो बच्चों ये जो है ना बच्चों, ये इसका ग्राउंड स्टेट है। कौन सा स्टेट है, ग्राउंड स्टेट है। ये पोस्टुलेट नहीं है बच्चों, मैं आपको समझा रहा हूं, ये ग्राउंड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट है। अगर मैं आपको बोलूं एक्साइटेड स्टेट क्या होता है, एक्साइटेड स्टेट क्या होता है, तो आप क्या बोलिएगा, ग्राउंड स्टेट से जंप करके जब इलेक्ट्रॉन अपने से हायर एनर्जी लेवल की तरफ। अच्छा बच्चों एक चीज और बोल दे आपको, ऑर्बिट को ही हम लोग एनर्जी लेवल बोलते हैं। ऑर्बिट को ही क्या बोलते हैं, एनर्जी लेवल बोलते हैं। अभी के लिए आपको मैं बोलूं कि जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाते हैं हम लोग, एनर्जी लेवल बढ़ता रहता है। क्या होता है, एनर्जी लेवल बढ़ता रहता है। इसका मतलब क्या है, सबसे कम एनर्जी लेवल होगा फर्स्ट ऑर्बिट का, फिर उससे ज्यादा सेकंड ऑर्बिट का, उससे ज्यादा थर्ड ऑर्बिट का, उससे ज्यादा फोर्थ ऑर्बिट का, और सबसे ज्यादा एनर्जी होता है बच्चों कहां पर, पता है आपको कहां पर, इंफिनिटी पर। इंफिनिटी पर सबसे ज्यादा एनर्जी कहां होता है बच्चों, इंफिनिटी पर। याद रहेगा। तो पहले ऑर्बिट का एनर्जी कम, इससे ज्यादा इसका, इससे ज्यादा इसका, इससे ज्यादा इसका। तो बच्चों व्हाट इज ग्राउंड स्टेट? तो अगर मैं यहां पर बोलूं कि ग्राउंड स्टेट क्या है, पहले ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन आप देख पा रहे हैं, पहले ऑर्बिट में जो आप इलेक्ट्रॉन देख पा रहे हैं वो है इसका ग्राउंड स्टेट। मान लो ये जंप करके दूसरे ऑर्बिट में आ गया, तो इसको बोलेंगे बच्चों फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। बोलोगे सर आप ये सब क्यों सिखा रहे हैं? कि न्यूमेरिकल में आपको दिया रहेगा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का एनर्जी निकालिए, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में एनर्जी निकालिए, तो आप जान के रखिए बच्चों। लेकिन ये जंप करके अगर दूसरे ऑर्बिट में आ गया तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट कहलाएगा। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट कब कहलाएगा बच्चों, जब पहले ऑर्बिट से जंप करके किस पर आ गया, थर्ड वाले पे। एन इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, थर्ड ऑर्बिट पे आ गया। तो अगर मैं बोलूं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो मैं किस ऑर्बिट की बात कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं N1 जो था बच्चों 1 से जंप किया N2 इक्वल टू 2 पर, सेकेंड ऑर्बिट पे। लेकिन मैं अगर सेकेंड एक्साइटेड स्टेट की बात करूं तो आप समझिएगा 1 से ही जंप हुआ है, जंप 1 से ही होगा, लेकिन ये किस पर चला गया, थर्ड ऑर्बिट में चला गया। तो आप बता सकते हो कि फोर्थ एक्साइटेड स्टेट क्या होने वाला है, ये आपको बताना है। ये आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कि फोर्थ एक्साइटेड स्टेट क्या होने वाला है। तो बच्चों आप लोगों ने देखा ग्राउंड स्टेट क्या होता है, एक्साइटेड स्टेट क्या होता है। धीरे धीरे समझिएगा, चीजें बहुत ही डीपली आपको पढ़नी होंगी अगर आप नीट जेईई क्लियर करना चाहते हैं। क्योंकि बच्चों ये बोर्ड का एग्जाम नहीं है, बोर्ड का एग्जाम के लिए जो है आप
उतना टफ नहीं आता है। लेकिन अगर आप जेईई और नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको हर चीजों को बहुत ही माइन्यूटली वे में आपको हर चीजों को समझना होगा। तो हम लोगों ने पढ़ा स्टेशनरी ऑर्बिट के बारे में। चलिए, स्टेशनरी क्यों कहते हैं? क्योंकि उस ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रहता है उसका एनर्जी फिक्स्ड रहता है। उस ऑर्बिट का एनर्जी फिक्स्ड है तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन है उसका एनर्जी फिक्स्ड है। ऐसे याद रखिए, इसलिए उसका नाम स्टेशनरी है। स्टेशनरी इन द सेंस एनर्जी के रिस्पेक्ट में हम लोग बोल रहे हैं स्टेशनरी है, फिक्स्ड है। ओके, तो बच्चों नेक्स्ट पॉइंट हम क्या बोलने वाले हैं? E इक्वल टू एच न्यू। इक्वल टू इसको मैं ऐसे बोलता तो ये और भी अच्छा रहता। आइए देखते हैं बच्चों, ये है तुम्हारा न्यूक्लियस, पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट। अब मुझे ये बताओ, मैंने भी बताया आपको, इसमें सबसे कम एनर्जी किसका है बच्चों? N1 का है। जैसे जैसे दूर जाते हैं बढ़ता है, और इंफिनिटी पे एनर्जी मैक्सिमम होता है। आपको पता है इंफिनिटी पे एनर्जी होता कितना है? नहीं पता ना? जान लीजिए, इंफिनिटी पे जो एनर्जी होता है बच्चों, जीरो होता है। कितना होता है? जीरो होता है। वही इसका मैक्सिमम होता है। चलिए पढ़ते पढ़ते हम लोग सीखेंगे। लेकिन ये है बच्चों N1 है, ये N2 है, ये N3 है। अब मान लो एक इलेक्ट्रॉन यहां पर है, यहां पर है, इसका एनर्जी क्या है बच्चों? ज्यादा है, इसका कम है। तो जब भी ये यहां पर जंप करेगा, क्या करेगा? इसका एनर्जी ज्यादा था, इसका कम है, तो इसको ज्यादा से कम पर आने के लिए अपना क्या छोड़ना पड़ेगा? एनर्जी छोड़ना पड़ेगा। तो बच्चों ये क्या करेगा? ये एनर्जी क्या करेगा बच्चों? एमिट करेगा, एमिट करेगा, छोड़ देगा। लेकिन सपोज एक इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में है और वो तीसरे ऑर्बिट में जाना चाहता है, और आपको पता है पहले ऑर्बिट का एनर्जी कम है और तीसरे का ज्यादा है, तो उसको क्या करना पड़ेगा बच्चों? उसको एनर्जी गेन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बच्चों? गेन करना पड़ेगा। तो ये क्या करेगा बच्चों? ये एब्जॉर्ब करेगा। ये क्या करेगा? एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। याद रहेगा बच्चों? तो आप लोग याद रखिएगा, जब भी नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि उसको एनर्जी चाहिए। नीचे में कम होता है, ऊपर में ज्यादा होता है, तो एनर्जी लेगा तब वहां जाएगा। और ऊपर से नीचे जंप करेगा जब, तो एनर्जी क्या करेगा बच्चों? एमिट करेगा। आपको याद होना चाहिए। तो बच्चों हम लोग यहां पर क्या पढ़ने वाले हैं? मान लीजिए मेरा एक इलेक्ट्रॉन जो है वो थर्ड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट के ऊपर जंप किया। कहां से कहां जंप किया बच्चों? थर्ड ऑर्बिट से फर्स्ट के ऊपर जंप किया। तो वो क्या करेगा बच्चों? एनर्जी लेवल ये मान लीजिए E3 है, ये E1 है, तो ये E3 माइनस ज्यादा किसका होगा? E3 माइनस E1 ज्यादा किसका है बच्चों? थर्ड वाले का है, E3 माइनस E1। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि एनर्जी में जो चेंजेस आया, वो चेंजेस क्या होगा? जितना ये रेडिएट किया, जितना छोड़ दिया, इसका एक एनर्जी लेवल अलग है, इसका अलग है। इसमें से इसको माइनस करेंगे, माइनस करने पे जितना एनर्जी आएगा बच्चों, उतना ही एनर्जी ये छोड़ चुका है। तो E3 माइनस E1 इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? H न्यू। क्या लिख सकते हैं बच्चों? H न्यू। फिर आप ध्यान से देखिएगा, इसको मैं अगर बोलूं इस 3 के बजाय मैं आपको जनरल टर्म में, मान लीजिए 2 से 1 पर हुआ, तो इसको मैं E2 माइनस E1, तो ये जो एनर्जी चेंज हुआ बच्चों, इसको मैं लिख सकता हूं डेल्टा ई। चेंजेस है, चेंजेस है। मान लीजिए ये 20 है और ये 10 है, तो 20 माइनस 10 कितना होगा बच्चों? 10 होगा। तो ये E2 माइनस E1 को डेल्टा ई लिखेंगे, चेंज इन एनर्जी लेवल। ये क्या हो सकता है बच्चों? ये एब्जॉर्ब भी हो सकता है। नीचे से ऊपर जाएगा तो एब्जॉर्ब करेगा, ऊपर से नीचे आएगा तो रेडिएट करेगा या एमिट करेगा। तो डेल्टा ई बराबर क्या हो बच्चों? H न्यू। बच्चों H है प्लैंक्स कांस्टेंट, आप पढ़ चुके हैं। क्या है बच्चों? प्लैंक्स कांस्टेंट। और ये बच्चों न्यू, न्यू इसको ऐसे पढ़ते हैं, न्यू को बोलते हैं बच्चों फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। क्या बोलते हैं बच्चों? फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। अब बच्चों ये न्यू क्या है, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। आप बस इतना जान के रखिए, डेल्टा इक्वल टू होता है H इंटू न्यू। अब आप बोलोगे सर रेडिएशन क्या हो गया?
बच्चों जो एनर्जी देख रहे हैं ना आप, इसी को हम रेडिएशन के रूप में लिख रहे हैं। रेडिएशन के टर्म में हम इसको डिनोट कर रहे हैं। जो एनर्जी है उसको मैं रेडिएशन मान रहा हूं। अभी के लिए आप इतना समझो, जब मैं आपको नेक्स्ट पढ़ाऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर में आऊंगा, तो आपको समझ में आया कि रेडिएशन क्या है। अभी आप समझो ये जो है न्यू है, क्या है बच्चों? न्यू। इसको ऐसे लिखना है, ऐसे न्यू, डेल्टा इक्वल टू एच न्यू, ये आपने सीखा। अब बच्चों हम लोग पढ़ेंगे कि यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, उनका एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। न्यूक्लियस। बच्चों ये जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है ना, इसका एंगुलर मोमेंटम होता है, कौन सा मोमेंटम? एंगुलर मोमेंटम। किसका? इलेक्ट्रॉन का। ऑफ किसका? इलेक्ट्रॉन का। एम वी आर। बोलोगे सर एम क्या है? देखो बच्चों जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इस इलेक्ट्रॉन का मास को मैंने क्या माना है? एम माना है। एम इक्वल टू क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। v इक्वल टू क्या बच्चों? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। r क्या है बच्चों? r है इसका यहां से सेंटर से, न्यूक्लियस के सेंटर से इसका डिस्टेंस। तो r क्या है बच्चों? डिस्टेंस है। कहां से? इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस न्यूक्लियस के सेंटर से। तो एम बी आर इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई। ये बच्चों याद रखना, ये टर्म अगर आपने नहीं लिखा पोस्टुलेट में तो आपका मार्क्स कट जाएगा। एम बी आर इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई। यहां एन क्या है बच्चों? नंबर ऑफ ऑर्बिट। ऑर्बिट का संख्या है। एन वन इक्वल टू क्या होगा बच्चों? 1 होगा तो फर्स्ट ऑर्बिट। एन इक्वल टू 2 है तो क्या समझ रहे हैं आप? सेकेंड ऑर्बिट। एन इक्वल टू 3 है तो क्या समझ रहे हैं बच्चों? थर्ड ऑर्बिट। याद रहे बच्चों, ये एन जो है, एन जो है, ये जो h बाई 2 पाई, h बाई 2 पाई जो आप देख रहे हैं, वो 1 से मल्टीप्लाई रहेगा, 2 से रहेगा, या मतलब n की जगह पे या तो 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, फ्रैक्शन नहीं रहेगा, जीरो नहीं रहेगा। ये भी बच्चों एक टर्म है, आपको पता होना चाहिए कि एंगुलर मोमेंटम जो होता है बच्चों, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, इंटीग्रल मल्टीपल किसका होता है बच्चों? h बाई 2 पाई के, h बाई 2 पाई के। और चौथा टर्म तो मैंने बता ही दिया, एनर्जी का एमिशन होता है, एमिशन होता है, या फिर एब्जॉर्प्शन होता है। क्या होता है बच्चों? एब्जॉर्प्शन होता है। जब नीचे ऑर्बिट से अपर की तरफ जंप करता है, जब एक्साइटेड होता है, तो ये क्या करता है बच्चों? एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। लेकिन जब ऊपर से नीचे आता है तो क्या करता है बच्चों? रेडिएट करता है, एमिट करता है। याद रहेगा। तो यहां तक हम लोगों ने सीखा। हम लोगों ने बोर्स एटॉमिक मॉडल के बारे में पढ़ा बच्चों। अब हम लोग इससे रिलेटेड फॉर्मूला को डिराइव करेंगे और उसको मेमोराइज करने के लिए कुछ ट्रिक बनाएंगे, और लास्ट में हम लोग न्यूमेरिकल सीखेंगे, क्योंकि एग्जाम में तो न्यूमेरिकल ही आने वाला है। ठीक है बच्चों, इस पोर्शन से अगर न्यूमेरिकल, अगर इस चैप्टर से न्यूमेरिकल आएगा तो आज का जो आप क्लास देख रहे हैं, इसी टॉपिक से जो है आपको न्यूमेरिकल आने वाला है। तो बच्चों अब हम सीखने वाले हैं कि रेडियस का फॉर्मूला, एनर्जी का फॉर्मूला, वेलोसिटी का फॉर्मूला एक इलेक्ट्रॉन का कैसे निकालेंगे। तो बच्चों सबसे पहले हम देखते हैं, आप लोगों ने ये पढ़ा होगा ए एक्स जेड। यहां जेड क्या होता है बच्चों? फॉर एग्जाम्पल 11Na23 अगर मैंने लिखा, ये होता है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर मीन्स क्या होता है बच्चों? नंबर ऑफ प्रोटॉन। और जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही क्या होंगे बच्चों? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। आप मुझे बताओ, इफ, और आपको पता है बच्चों प्रोटॉन का चार्ज और इलेक्ट्रॉन का चार्ज सेम होता है, बस साइन अलग होता है। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है बच्चों? नेगेटिव चार्ज होता है। तो यहां पर देखो आप, अगर मैं बोलूं इसमें टोटल प्रोटॉन कितने हैं, तो आपका आंसर होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों? जेड। अगर बोलूं मैं एक प्रोटॉन का जो चार्ज है बच्चों वो E है, कितना है बच्चों? E है, E। और आपको मालूम है चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, आपने पढ़ा भी होगा। एक इलेक्ट्रॉन का या एक प्रोटॉन का चार्ज सेम होता है 1.6
इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। प्रोटॉन का है तो ये पॉजिटिव में होता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन का होता तो सब कुछ सेम रहता, बस नेगेटिव साइन रहता। तो बच्चों नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं इसमें, जेड। टोटल चार्ज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूं जेड इंटू ई, क्योंकि एक प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है, ई। तो बताइए मेरे पास जेड प्रोटॉन्स हैं तो मैं कितना चार्ज लिख सकता हूं, जेड इंटू ई। बच्चों सेम चीज आप समझना, ये हमारा न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियस, ये जो आप देख रहे हैं इसमें प्रोटॉन कितने हैं, जेड। तो यहां जेड प्रोटॉन होगा, जेड प्रोटॉन होगा। और ये एक इलेक्ट्रॉन है जो पहले ऑर्बिट में ऐसे घूम रहा है, ठीक। इस इलेक्ट्रॉन का बच्चों मास है m और इसका वेलोसिटी दिया हुआ बच्चों v, इसका वेलोसिटी v है, इसका मास m है। और इलेक्ट्रॉन का मास जो है बच्चों आप लोग को ऑलरेडी पढ़ाया गया है, तो ये सब याद रखिएगा। लेकिन अभी जो मैं सिखाने जा रहा हूं आप मुझे बताइए, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं इसके ऊपर आप जो देख रहे हैं इसका मास है m, इसका वेलोसिटी है v। आप मुझे बता सकते हैं यहां पर टोटल चार्ज कितना है न्यूक्लियस पे। बहुत सिंपल, न्यूक्लियस में प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन जेड है, तो टोटल चार्ज कितने हुए बच्चों, जेड ही हुए कि नहीं, जेड ही हुआ, निकाले हैं तो आप जेड इंटू ई। आप मुझे ये बताइए, और इसके बीच की दूरी कितनी मानते हैं हम लोग, आर मानते हैं। क्या मानते हैं बच्चों, आर। तो बच्चों देखो ये एक चार्ज हुआ जेड इंटू ई, जो न्यूक्लियस के ऊपर जो पॉजिटिव नेचर का है, और ये इलेक्ट्रॉन है जिसके ऊपर चार्ज है बच्चों वो नेगेटिव नेचर का है। न्यूक्लियस का जो चार्ज है बच्चों जेडी है, न्यूक्लियस का चार्ज कितना है बच्चों, जेडी है। और इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है उसका चार्ज है ई, इलेक्ट्रॉन का मास m है, इसका वेलोसिटी v है। तो बच्चों आप बता सकते हैं इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा, कितना होगा पता है बच्चों आपको, वो होगा k इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। बोलोगे ये कहाँ पढ़ना है, ये सब पढ़ेंगे आप लोग फिजिक्स में, ये फॉर्मूला होता है। तो बच्चों Q मतलब चार्ज होता है, तो यहाँ Q1 को मैंने जेडी माना, K एक कांस्टेंट है, Q1 को मैंने कितने माना, जेडी, तो जेड ई, और ये Q2 को मैंने ई माना है तो ये ई हो गया, नीचे में आर स्क्वायर डिस्टेंस हो गया। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं बच्चों, के जेड ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ये किसके बीच में फोर्स लग रहा है बच्चों, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच। तो ये आप निकाल पाएंगे के जेड ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। के क्या है बच्चों, एक कांस्टेंट है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका वैल्यू होता है। सीजीएस सिस्टम में इसका वैल्यू 1 होता है, लेकिन एमकेएस सिस्टम में इसका वैल्यू होता है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो ये बच्चों आप लोग देख लीजिएगा, बेसिकली ये आपसे पूछेगा नहीं। हम लोग जो भी डेरिवेशन पढ़ रहे हैं, डेरिवेशन में जो लास्ट पॉइंट पढ़ेंगे ना बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको पढ़ना सब है। अगर आप सीखेंगे नहीं तो आप न्यूमेरिकल नहीं बना पाएंगे। ये बच्चों आपने सीखा। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जब भी कोई बच्चों ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में रहता है, रिवॉल्व करता है इस तरह से, उसके ऊपर दो फोर्स लगते हैं। एक फोर्स जो है उसे अंदर की तरफ टांगता है और एक फोर्स जो है बाहर की तरफ खींचता है। जो बाहर की तरफ फोर्स रहता है बच्चों उसे बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल। क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या बोलते हैं बच्चों, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अच्छा आप मुझे बताओ, इसे जो अंदर की तरफ खींच रहा था इस इलेक्ट्रॉन को, वो कौन सा फोर्स था, आप देख रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था, जो इसको अंदर की तरफ खींच रहा है। और जो इसे बाहर की तरफ खींच रहा है वो कौन सा फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो बच्चों सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसके ऊपर लग रहा है, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर। इलेक्ट्रॉन के ऊपर बाहर की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो है mv² आर। क्या बच्चों, mv²/r। ये फॉर्मूला बच्चों आप लोग पढ़ेंगे फिजिक्स में, mv²/r। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो ये मास है इलेक्ट्रॉन का, ये इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी है, ये डिस्टेंस है इलेक्ट्रॉन का, रेडियस, ये जो आर देख रहे हैं बच्चों ये डिस्टेंस है इलेक्ट्रॉन का, न्यूक्लियस है। तो ये आप लोग देख पा रहे हैं। अब आपको पता होना चाहिए
कि जब भी कोई वस्तु घूमती है सर्कुलर मोशन में, उस दौरान सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये बाहरी फोर्स और ये अंदर वाले फोर्स दोनों बराबर होते हैं। तो आप क्या लिख सकते हैं, आपको क्या लिखना होगा, आपको लिखना होगा कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो किसके बराबर है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर है। तो बच्चों मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा हटा रहा हूं, आपको क्या लिखना होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो किसके बराबर है बच्चों, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या था बच्चों, काजी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्या था बच्चों, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हम लोगों ने क्या निकाला था, एम वी स्क्वायर बाई आर। ये आपको पता होना चाहिए बच्चों, काजी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लग रहा था न्यू इलेक्ट्रॉन के ऊपर अंदर की तरफ, ये इक्वल हो जाएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के, जो कि इसके ऊपर बाहर की तरफ लग रहा है। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एम वी स्क्वायर बाई आर होता है। तो बच्चों हम लोगों ने क्या सीखा, हम लोगों ने सीखा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है वो जो है बच्चों, वो बैलेंस होता है किसके माध्यम से, वो बैलेंस होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के माध्यम से। किसके माध्यम से बच्चों, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के माध्यम से। तो आपने देखा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बैलेंस होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के माध्यम से। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना होता है बच्चों, एम वी स्क्वायर बाई आर। ये जो हम लोगों ने देखा था यहाँ पे, इसको मैंने जेडी माना था, ये ई था, इसका मास एम था। मास कितना होता है बच्चों, आपको मालूम है इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10⁻³ kg। और इसका वेलोसिटी को मैंने v माना था बच्चों। इसे अंदर की तरफ जो खींच रहा था वो फोर्स कितना था बच्चों, वो था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो था kJd स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। और इसके ऊपर जो बाहर की तरफ फोर्स लग रहा था वो था बच्चों सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वो कितना था, एम वी स्क्वायर बाई आर। एम वी स्क्वायर बाई आर इक्वल टू के जे डी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ये आप लोगों ने पढ़ा है बच्चों। आप लोग ये जानते हैं, अच्छा मैं इसको अगर कट कर दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। एम वी स्क्वायर इक्वल टू के जे डी स्क्वायर बाई आर। बच्चों आप लोगों ने ये भी तो पढ़ा है, आप लोगों ने पढ़ा है एम वी आर इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई, पढ़ा है ना। एंगुलर मोमेंटम, इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम कितना होता है, एम वी आर इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई। तो यहां पर अगर मैं बोलूं बच्चों v इक्वल टू कितना होगा, v इक्वल टू, तो अब क्या करेंगे, एन एच बाई, इधर में m और r को नीचे ला जाएंगे, 2 पाई एम आर। लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं बच्चों, लिख सकते हैं ना। तो अगर मैं बोलूं इस v का वैल्यू अगर आप यहां पुट करेंगे तो ये कितना होने वाला है बच्चों, m तो m रहा, v की जगह पे आप कितना पुट कर दो, एन एच बाई 2 पाई एम आर का होल स्क्वायर हो गया इक्वल टू के जे डी स्क्वायर बाई आर। बच्चों आपको लग रहा है कैलकुलेशन टफ है, बट कैलकुलेशन टफ नहीं है, मैं ट्रिक बता रहा हूं। आप एंगुलर मोमेंटम को देखो, वहां से वेलोसिटी निकालो, और एम वी स्क्वायर बाई आर जो है, ये जो बैलेंस फॉर्मूला आया था, इसमें v की जगह पे इस वैल्यू को पुट करो। बट हम लोग निकालने क्या वाले हैं बच्चों, हम लोग निकालने वाले हैं रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। इस ऑर्बिट को नाम लेंगे स्टेशनरी ऑर्बिट या बोहर ऑर्बिट। ठीक है बच्चों, क्या निकालना है बच्चों, रेडियस ऑफ ऑर्बिट। तो बच्चों यहां पर क्या हो गया, ये m हो गया n स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 4 पाई आर स्क्वायर, m स्क्वायर आर स्क्वायर है ना। यहां पर k जे डी स्क्वायर बाई आर। बच्चों यहां पर हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है r का वैल्यू। किसका वैल्यू निकालना है बच्चों, r का वैल्यू निकालना है। अगर आप ध्यान से देखो, ये r से ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, और भी अगर आपको कुछ कटने वाला इस n से ये कट जाएगा, है ना। तो क्या बचा बच्चों, इस r को मैं डायरेक्ट उधर ले जा रहा हूं। देखो
आर इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। देखो तो ये हुआ कि नहीं, एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर एम के, ये एम एम कटा था ना बच्चों, तो एक एम यहां बचा हुआ था, तो इस आर को मैं इधर ले गया, तो ये सॉल्व करके आया एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर एम के जेड स्क्वायर, है ना। तो बच्चों ये हुआ आर का वैल्यू। ये आर कौन सा आर बच्चों, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये आर, ये जो डिस्टेंस देख रहे हैं, तो ये पहले ऑर्बिट का रेडियस, ये आर क्या है बच्चों, फर्स्ट ऑर्बिट का जो है डिस्टेंस। सेकेंड ऑर्बिट होगा बच्चों, उसके लिए रेडियस निकलेगा क्या होगा, r2 होगा, r1 होगा, बट वैल्यू यहीं से निकलेगा, r इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर एम के जेड स्क्वायर, है ना। तो बोलोगे ये इतना करना पड़ेगा सर, मैं बोलूंगा इतना नहीं करना पड़ेगा, इतना नहीं करना पड़ेगा। आपको क्या करना होगा बच्चों, आपको ये करना होगा कि बच्चों अपने ट्रिक समझा, मैं फिर बताता हूं। पहला ट्रिक था इन दोनों को बराबर करेंगे, एम बी स्क्वायर बाई आर इक्वल टू के जेड स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। दूसरा था एम बी आर इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई, है ना। और यहां से वेलोसिटी बराबर क्या था बच्चों, एन एच बाई 2 पाई एम आर। इस वेलोसिटी का मान आपको यहां पुट करना था, तो सारा का सारा सॉल्व होकर ये वैल्यू निकल गया। तो बच्चों आपने क्या सीखा, आपने ये सीखा कि आर का मान क्या होता है, आर नहीं है स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर है, मकाजी स्क्वायर है। बोलोगे सर आप क्या बोल रहे हैं, बच्चों मैंने कोड बना के रखा, आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको पता भी चलेगा। आर नहीं है 4 पाई स्क्वायर, मकाजी स्क्वायर, देखिए वही लिखा है ना मैंने। तो ऐसे आपको ना शॉर्टकट कुछ ना कुछ कोड बनाते रहना पड़ेगा, ताकि आपको पढ़ते समय ये चीजें आपको ज्यादा परेशान ना करें। तो आप ये बोलिएगा कि ये सब सीखने के बाद एग्जाम में क्या सर इतना बड़ा क्वेश्चन आएगा, नहीं आएगा इतना बड़ा। एग्जाम में क्या आएगा वो देखिए बच्चों। यहां हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सारी चीजों का मान फिक्स कर देते हैं। h का वैल्यू मालूम है हमको 6.626 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। बच्चों ये सब सारी चीजों का मान हम लोग फिक्स करेंगे। मास 9.1, इलेक्ट्रॉन का मास है बच्चों, इंटू 10⁻31 kg। तो बच्चों ये सारी चीजों का मैं मास अगर फिक्स कर दूं तो h का हो गया, पाई का 22/7 3.16, सारी चीजों का मान अगर फिक्स करूं, k का मान अगर हम लोग ले लें, सब चीजें अगर हम लोग फिक्स कर दें, तो r इक्वल टू होता है 0.529 इंटू 10⁻⁻10 एन स्क्वायर बाई जेड। बच्चों ये आपको याद रखना है, इतना मीटर, इतना मीटर। ध्यान रहे बच्चों, क्या लिखा मैंने, 0.529 एन स्क्वायर बाई जेड। ये जो आप 10⁻⁻10 मीटर देख रहे हैं, आपको मालूम है 1 आर्मस्ट्रॉन्ग इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर होता है। तो बच्चों हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोगों ने पढ़ा कि रेडियस जो होता है बोर ऑर्बिट का, वो होता है 0.529 इंटू 10⁻⁻10 सॉरी 10⁻⁻10 एन स्क्वायर बाई जेड, एन स्क्वायर बाई जेड, इतना मीटर होता है बच्चों। और हमें पता है 1 आर्मस्ट्रॉन्ग इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर होता है बच्चों, या फिर 10⁻⁻8 सेंटीमीटर होता है। तो हम लिख सकते हैं 0.529 एन स्क्वायर बाई जेड, इतना आर्मस्ट्रॉन्ग, है ना बच्चों। तो अगर मैं बच्चों बोलूं कि लिथियम +2, बच्चों +2 क्या बोला मैंने, लिथियम +2 के थर्ड ऑर्बिट का रेडियस निकालिए। तो आप बोलिएगा कि हाँ लिथियम +2 लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग जो टोटल कैलकुलेशन कर रहे हैं ये 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए है। किसके लिए, 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए।
तो लिथियम में तो वैसे 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन जैसे ही हम लोग लिथियम +2 लिखते हैं वहां पर कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा बच्चों? लिथियम का जेड कितना होता है? जेड मतलब होता है एटॉमिक नंबर। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर तो फ्री फिक्स है ना बच्चों, 3 होता है। जेड कितना होता है बच्चों? 3। तो ये थर्ड ऑर्बिट का रेडियस कैसे निकलेगा? 0.529 इंटू एन का मान कितना है बच्चों? ऑर्बिट के नंबर को बोलते हैं एन, nth ऑर्बिट। हमारा कौन सा ऑर्बिट का रेडियस निकालना है? थर्ड ऑर्बिट। तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, n का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। और जेड, जेड मतलब बच्चों एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर लिथियम के लिए 3 होता है। इसको सॉल्व कीजिए, इतना आंसर हो जाएगा आंसर। तो ऐसे आप लोग जो है किसको कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों? रेडियस को निकाल सकते हैं। तो आपने रेडियस का फॉर्मूला भी पढ़ा हुआ है, देख लीजिए आप लोग, सब नोट डाउन करते रहिएगा अगर आपको टाइम मिले तो। अगर आपको लगे कि नहीं आपको समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसे नोट डाउन कीजिए बच्चों। नेक्स्ट है हम लोग इलेक्ट्रॉन के वेलोसिटी के बारे में निकालेंगे। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ये निकाल रहे हैं बच्चों। इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को कैसे निकालेंगे? तो बच्चों हम लोग निकालने वाले हैं वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में। हमें पता है आर का मान इतना होता है और हमें पता है एम भी आर इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई होता है बच्चों। तो यहाँ पर अगर मैं वेलोसिटी निकालूं तो एन एच बाई 2 पाई हो गया और नीचे में क्या हो जाएगा बच्चों? एम इंटू आर हो गया। यहाँ पर एन एच को मैंने ऊपर ही लिख दिया, ये 2 पाई लिखा, एम लिखा, आर का मान मैं यहाँ बैठाऊंगा बच्चों। आर मतलब क्या है बच्चों? एन स्क्वायर एच स्क्वायर, आर का मान एन स्क्वायर एच स्क्वायर, और ये ऊपर की तरफ चला जाएगा 4 पाई स्क्वायर एम के जेड स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर आप देखो ये एन एच बच्चों कटेगा, ये कट गया, ठीक। ये 2 बचा, ये पाई कट गया, पाई स्क्वायर में केवल पाई बचा। तो क्या बचा बच्चों? देखिए आप लोग यहाँ देखिए आर इक्वल टू क्या बचा है? 2 पाई एम के जेडी स्क्वायर। बच्चों देखो एम एम भी कट गया तो एम भी गायब, है ना बच्चों। ये हुआ मान किसका? आर का। तो आर का वैल्यू कितना होता है बच्चों? 2 पाई के जेड ई स्क्वायर बाई एन एच। बच्चों ये हम लोग जो ले रहे हैं एम के सिस्टम में ले रहे हैं, लेकिन अगर सीजीएस सिस्टम होता बच्चों, सीजीएस सिस्टम, तो के का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। तो वहां पर ये आपको देखने को नहीं मिलता, सीजीएस में आपको ये देखने को नहीं मिलता, लेकिन एमकेएस में यहाँ पर के का मान हम लोग देख पा रहे हैं। तो ये देख लीजिएगा बच्चों आप लोग। अब क्या होता है बच्चों? सॉरी, ये वेलोसिटी है। अब वेलोसिटी का मान अगर आप सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये वेलोसिटी आता है 2.18 इंटू 10⁶। ये बच्चों ऊपर में देखो जेड है, नीचे में एन है, जेड बाई एन मीटर पर सेकेंड, देख लीजिए आप लोग। तो बच्चों हम लोगों ने वेलोसिटी भी निकाला, वेलोसिटी का फॉर्मूला भी हम लोगों ने डिराइव किया। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? इसको हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। v इक्वल टू हम लोगों ने क्या निकाला बच्चों? 2 पाई के जेड स्क्वायर बाई एन एच। ये इसका फॉर्मूला हो गया, ये रेडियस का फॉर्मूला हो गया। अब बच्चों वेलोसिटी का मान कितना होता है? हम लोग लिखा है 2.18 10⁶ जेड बाई एन। कैसे लिखा बच्चों? हम लोगों ने ई का मान, पाई का मान, के का मान, सब कुछ वैल्यू पुट कर दिया हम लोगों ने, एच का मान पुट कर दिया। तो ये वैल्यू इतना आता है बच्चों, हर चीज का मान वैल्यू पुट करने पे ये मान इतना आता है, इतना मीटर पर सेकेंड, है ना बच्चों। तो अगर आपसे पूछे फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, बच्चों वेलोसिटी निकालना है, इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी निकालना है सेकेंड ऑर्बिट में हाइड्रोजन एटम में। बच्चों बहुत सिंपल है, v इक्वल टू यू नो दैट 2.18 इंटू 10⁶। हाइड्रोजन के लिए z कितना होता है बच्चों? z इक्वल टू 1 होता है।
यहाँ पे 1 बैठाएंगे। और हाइड्रोजन के लिए बच्चों ये कौन सा ऑर्बिट बोला है, सेकेंड ऑर्बिट, तो यहाँ 2 बैठाएंगे। इसको सॉल्व करेंगे इतना मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों अगर आपको ये पता है देन यू कैन इजीली सॉल्व। तो आप लोगों ने वेलोसिटी निकालना सीखा, आप लोगों ने रेडियस निकालना सीखा, आप लोगों ने बोहर मॉडल ऑफ एटम के बारे में सीखा। अब हम लोगों का नेक्स्ट टारगेट है बच्चों, कैसे हम लोग ऑर्बिट का एनर्जी निकालेंगे। ठीक है।